Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series which are related to gender studies. So yeah, let's start our today's class. And before that, I must say that we had covered the nature theories, the nurture theories, but this is the last theory which I'll you know teach you today. Okay, but this theory is can be written in nature and nurture debate, or these six socially constructed, or any question you relate this question. I mean, you relate this theory uh, and then write the theoretical perspective in your answer sheet, and then write this theory or any other theory which you find most appropriate, right? um, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो थ्योरी है वो नेचर एंड नर्चर दोनों में एप्लीकेबल है, और ये हमारी लास्ट थ्योरी है जो इस सेक्शन में मैं आपको करवाऊंगी। सो या आप ये थ्योरी लिख सकते हैं कि इस थ्योरी में ये कहा गया है, इस थ्योरी में इस चीज़ को सपोर्ट किया गया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। ये हम लोग सेकंड सेगमेंट या सेकंड सेक्शन कहें जेंडर स्टडीज का वो कर रहे थे। तो ये सेकंड सेक्शन का ही मैंने जो है वो थ्योरीज उसमें कुछ कवर होनी थी वो मैंने करवाई है आपको, और ये लास्ट थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated, okay? अब इसकी हमेशा मैं आपको बोलती हूँ और हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि थ्योरी को उसके नाम से समझा करें कि उसमें पहले पहले तो कहा क्या गया है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी की थी ना हमने, तो उसमें भी हमने देखे थे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे। ये थ्योरी हमने की थी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म या फैक्टर्स कौन से हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं जेंडर एंड मतलब मेल एंड फीमेल के जेंडर को। ओके, अब इसमें आप ये नाटो का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नाटो पर्सनली जो है वो फाइट कर रहे थे अफगानिस्तान में, वो मेल थे। ओके, पर आज जो हमारी थ्योरी है वो है होमोसेक्सुअलिटी या एंड जेंडर। ओके, होमोसेक्सुअलिटी आप बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। अब आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा सुना है ना? हम्म, वो फिल्दीएस्ट कौम थी, जिसमें अगर आपने स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ी हो कभी, क्योंकि मैंने तो पढ़ी हैं पूरे प्रॉफिट्स की स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं कि कैसे कैसे हमारे प्रॉफिट्स आए, फिर उन्होंने उन पे उन्होंने उनकी कौमों ने कौन कौन सी जो है वो बदअखलाकियां की और उन पे कौन कौन से अजाब आए। तो अगर हम लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देखें ना, तो उनकी कौम जो थी इस गुनाह में इन्वॉल्व थी, होमोसेक्सुअलिटी के गुनाह में, राइट? अब होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल, फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल, राइट? हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है कि अपोजिट जेंडर से आप अट्रैक्टेड होते हो। मेल हो तो फीमेल से अट्रैक्टेड होंगे आप, अगर फीमेल हो तो मेल के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड होंगे। हेट्रोसेक्सुअलिटी में वैसे होता है। होमोसेक्सुअलिटी में आप सेम सेक्स के साथ अट्रैक्टेड होते हो, राइट? उसके मतलब आप फील करते हो उससे रिलेटेड कि उससे आप जो है वो रिलेशन बनाओ, उससे आप जो है वो आई मीन मीन्स यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स, राइट? सो एक होता है होमोसेक्सुअल, दूसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल, और एक तीसरी भी कैटेगरी होती है जो होता है बायसेक्सुअल्स। बायसेक्सुअल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की तरफ। ओके, इट मीन्स दैट अगर कोई मेल है तो वो फीमेल और मेल दोनों में इंटरेस्टेड होगा, और अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल और मेल दोनों में इंटरेस्टेड होगी। तो वो हो गए बाइसेक्सुअल्स, राइट? तो आज की ये जो थ्योरी है वो है होमोसेक्सुअलिटी। मीन्स वो इंसान जो इस्लाम में जो है इस चीज को बहुत ही बड़ा और बुरा जो है वो गुनाह समझा जाता है। ओके,
जैसे आपने लेस्बियन और गे का कॉन्सेप्ट सुना है ना, तो मीन्स अगर कोई बंदा गे है तो वो मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल होगा। लेस्बियन मीन्स अगर कोई फीमेल है तो वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल। राइट, तो ये जेंडर स्टडीज के टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। राइट, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो मैंने आपको पहले करवाए हैं उसी से ये जो है वो रिलेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। होमोसेक्सुअलिटी तो आपको पता चल गया, होमोसेक्सुअलिटी कैसे और जेंडर पे उसका क्या इम्पेक्ट है। ओके, द टॉपिक ऑफ द homosexuality and gender is an important part of the nature versus nurture debate, is it raises the questions about their sexual orientation is biologically determined or socially constructed। अब देखें ना, नेचर की बात आ जाए तो मीन्स बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड। ओके, नर्चर की बात आ जाए तो वो नर्चर की बात आ जाए तो फिर वो सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये डिबेट चल रही है कि अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी का जो है वो टॉपिक है और जेंडर पे बात हो रही है, तो ये जरूरी है ये जो है वो पार्ट इसको समझना, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट को समझना, क्योंकि क्वेश्चंस राइज होते हैं कि वेदर जो सेक्सुअलिटी है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होती है या सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द नेचर पर्सपेक्टिव हम लोग देखें तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन develops because of the biological influences such as आपकी जीन्स हो गई, सच एज आपकी प्रीनेटल हार्मोन हो गए, हार्मोन एक्सपोजर हो गया, या ब्रेन डेवलपमेंट हो गई, या जेनेटिक्स हो गया। तो जो नेचर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन डेवलप होती है जीन्स की बिना पे, प्रीनेटल हार्मोन एक्सपोजर की बिना पे, ब्रेन डेवलपमेंट की बिना पे, या जेनेटिक्स की बिना पे। ओके, people are not believed to choose their sexual orientation. Okay, rather biological process contribute to its development. Right, so इनका मानना ये है जो नेचर को सपोर्ट करते हैं। अब एक इंटरनेशनल ऑथर है, मैं आपको जरूर एग्जांपल दूंगी और आपको रिसर्च भी बताऊंगी इस पे जो हुई है। तो 1991 में रिपोर्ट किया था उन्होंने, साइमन लेवी ने रिपोर्ट किया। ओके, के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, the region of the hypothalamus between the group of the heterosexual and homosexual men, तो वो क्या होते हैं, उनका वर्क सजेस्ट ये करता है कि बायोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन में, although it did not establish a single cause। पर इन्होंने बस ये कहा कि ये जो इंसान के ब्रेन में जो चेंजेस आती है ना, स्पेशली जो हिपोथैलेमस है उसमें, तो उसमें आपकी हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल अगर कोई मेन है तो उसमें बायोलॉजी का एक बड़ा रोल है। स्टडी कंडक्ट हुई थी कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, आप ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो वो क्या करेंगे। अगर कोई एक ट्विन जो है वो होमोसेक्सुअल है ना, तो अदर ट्विन इज मोर लाइकली टू बी होमोसेक्सुअल, ओके, देन द नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्विन। अब ये सजेस्ट ये करता है कि पॉसिबल जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है। राइट, सो ये फाइंडिंग जो है वो 100% तो कंसिस्टेंट नहीं है, बट ये इंडिकेट करती है कि जेनेटिक्स जो है इज नॉट द ओनली फैक्टर। ओके, अब मसला ये है कि कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं नेचर को और कुछ लोग जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं ना, इन दोनों के जो सपोर्टर्स हैं या उन दोनों पे बिलीव करने वाले जो हैं वो अलग अलग हैं और उनकी अलग अलग राय है। ओके, सो मसला ये है कि आपको जिस थ्योरी को रिलेट करना है, ओके, किससे, अपने क्वेश्चन से, कि कैसे वो आपके क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही है थ्योरी। आगे हम लोग देखें तो फ्रॉम द नेचर पर्सपेक्टिव होमोसेक्सुअलिटी इज एक्सप्लेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल जेनेटिक्स एंड हार्मोन फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। दिस व्यू आर्ग्यूज दैट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इनएट इनबोर्न। ओके, इनका मानना यह है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो इनबोर्न होती है, इननेट होती है, एंड नॉट चूजन ऑन
chosen or shaped by the social environment। और ये ऐसे सेक्सुअल या सोशल इन्वायरमेंट, और ये सोशल इन्वायरमेंट की बेसिस पे नहीं बनती, शेप होती, बट ये इननेट, ये इनबोर्न एक जो है वो चीजें जो जो बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फैक्टर्स, उसकी बिना पे ये शेप होती है। ओके, अब ये देखें कि आगे लिखा हुआ है कि दिस व्यू argues that the sexual orientation is innate and not chosen or shaped by the social environment, right? So इनका मानना ये है कि जो सपोर्टर्स है ना, वो कहते हैं कि जो नेचर का प्रोस्पेक्टिव है, वो बिलीव करते हैं कि पीपल जो है वो बोर्न होते हैं विद देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल डू नॉट कॉन्शियसली चूज whether they are heterosexual, homosexual और bisexual। ओके, तो इनका मानना ये है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, ओके, एपीए जिसे आप कहते हो, वो ये बोल स्टेट करती हैं, या ये जो है वो डिस्क्राइब करती हैं कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट पीपल वॉलंटरली चूज देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं मिला कि खुद ही जो है वो लोग ये चूज करते हैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है उसको। पर रिसर्च जो है वो सजेस्ट ये करती है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स। ओके, रिसर्च से ये पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंस होती है मल्टीपल बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स से। ओके, many individuals report experiencing same-sex attraction from an early age before they fully understand cultural expectations or adult relationship। Are you getting my point? It means that बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, वो एक चीज फील करते हैं कि मतलब वो अट्रैक्टेड होते हैं सेम सेक्स की तरफ ना। मीन्स फीमेल है अगर कोई, तो वो अट्रैक्टेड है फीमेल की तरफ, मेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड होगा अर्ली एज में ही। तो इनका मानना यह है कि उन्होंने अभी तो फुली ही कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को तो आइडेंटिफाई नहीं किया होता, एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। तो ये इनका मानना ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, नर्चर प्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेन्स होमोसेक्सुअलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल, कल्चरल, environmental influences such as upbringing हो गया, experiences हो गए, या social conditions हो गए। ओके, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो नर्चर का जो प्रोस्पेक्टिव है, या ये आर्ग्यू ये करते हैं कि जो सोशल आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, पीयर इंटरेक्शंस होती हैं, ओके, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल आइडेंटिटी को, the way people understand or express their sexuality, right? अब modern research जो है वो generally does not support the idea that parenting style alone determines sexual orientation, but scholars जो है वो continue करते हैं अपनी study को कि how sexual environments influence identity, development and expression। अब इन दोनों पे जो है ना रिसर्च हो रही है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई नेचर जो है, बायोलॉजी जो है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पर कुछ ये कहते हैं जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं, ये जो है वो सोशल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आइडेंटिटी, डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन में। इंटरनेशनल ऑथर्स में आपने एल्बर्ट बंदोरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना, जिसमें तीन चार चीजों का जिक्र किया गया मोस्टली के ऑब्जर्वेशन, लोग करते हैं ऑब्जर्व, ह्यूमन बिहेवियर कैसे लर्न होता है, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसे कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, फिर उसको रीइंफोर्स करेंगे। अब रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया था पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है तो उस इंसान को अगर रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस बिहेवियर को फिर से करता है, पर अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं तो वो उसको रिपीट नहीं करता। तो ये री इन्फोर्समेंट होती है एक इंडिविजुअल की।
ये इस चीज को क्लेम करते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इटसेल्फ इज लर्न्ड. ओके. This theory is often discussed in debates about how social environments influence human behavior and identity. Okay, अब आ जाते हैं इनके मेन आर्ग्यूमेंट की तरफ. अब मेन आर्ग्यूमेंट ये है इनका कि जो है, अगर कोई इफ होमोसेक्सुअलिटी इज caused by the biological factors, अगर आप ये कहते हो कि होमोसेक्सुअलिटी कॉज होती है, अकर होती है, ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बिना पे, देन इट सजेस्ट दैट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नेचुरल और इनबॉर्न and not influenced by the cultural upbringing. However, if it is shaped by the environment, then it is considered a result of social learning and personal experience. अब देखें, इसमें कोई अरबी फारसी नहीं लिखी हुई, सिंपल थ्योरीज हैं. पर आपकी, हमेशा मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि एग्जामिनर आपको मार्क्स तभी देगा जब आप उसमें डाइवर्स चीजें लिखेंगे, उसमें डेटा लिखेंगे लेटेस्ट, उसमें आप ग्राफ्स बनाएंगे. मतलब कोई भी आप पाई चार्ट बना लें, ग्राफ बना लें. ओके. तीसरी चीज केस स्टडी लिखें. उसके अलावा आप एग्जाम्पल्स लिखें. ओके. कोटेशंस लिखें. राइट. तो इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन में क्या आती है, ब्यूटी आती है, और एग्जामिनर मजबूर हो जाता है कि वो आपको मार्क्स दे. राइट. नफासत के साथ लिखें और कट मार्कर्स यूज करें. प्रैक्टिस करें 5 पेपर से ही मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस आते हैं. पर कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन है ना, तो उसको भी अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए. ओके. क्योंकि आजकल कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं ना पेपर्स. ओके. तो सेंटेंस में ये बात हो रही है कि नेचर का आर्ग्यूमेंट ये है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो मेन कॉज है. ओके. देन सेक्सुअल ओरिएंटेशन डेवलप्स नेचुरली बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग अर्ली बायोलॉजिकल डेवलपमेंट. कल्चर डज नॉट क्रिएट इट. अब एक इंटरनेशनल ऑथर हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, उनका नाम है डीन हैमर. 1993 में वो लिखते हैं कि certain genetic markers might be associated with the male sexual orientation. Okay. His findings generated significant discussion, although later studies showed that no single gay gene exists. अब इन्होंने ये इन्वेस्टिगेट तो किया था कि सर्टेन जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, मींस इंडिकेटर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं मेल सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ. बट हुआ ये कि इस पे डिस्कशंस तो बहुत ज्यादा हुआ, पर इस पे कोई सिंगल गे जीन एग्जिस्ट नहीं करता. स्टडी ने ये फाउंड आउट किया, या ये स्टडीज शो करती है. अब जो रिसर्च इंडिकेटर्स हैं ना, वो ये शो करते हैं कि जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन. राइट. जो जेनेटिक्स होता है, क्रोमोसोमल मेकअप जो होता है आपका, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, जीन्स जो है आपकी, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. बट मल्टीपल जीन्स and other biological factors are likely involved rather than one specific gene. तो इसमें ये भी बात बोली गई है कि मल्टीपल जीन्स जो हैं, या दूसरे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनका भी इसमें जो है वो रोल होता है, ना कि स्पेसिफिक जीन का. ओके. अब आगे देखें कि लिखा हुआ है कि however it is shaped by the environment. ओके. इन्होंने कहा है कि जैसे कि ये शेप होता है एनवायरनमेंट से, it is considered the result of social learning, personal experience, vicarious learning. इसका मतलब ये है कि जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं ना, नर्चर आर्ग्यूमेंट को, वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, सोशल इंटरेक्शंस वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी. राइट. अब मोस्ट जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, कॉन्टेम्प्ररी रिसर्चर्स, वो एम्फसाइज ये करते हैं
कि सोशल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करते हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशंस को। ओके, दे नॉट फुली एक्सप्लेन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन इटसेल्फ। ओके, आइडेंटिटी डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन पे ये जोर देते हैं। और ये इनका मानना ये है कि इंसान की ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है तो वो होती है सोशल लर्निंग या पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना पे। ओके, आगे हम लोग इसकी की कॉन्सेप्ट्स इसके देख लेते हैं थ्योरी के। तो पहला जो है वो है होमोसेक्सुअलिटी इज डिबेटेड बिटवीन द नेचर एंड नर्चर। जो होमोसेक्सुअलिटी है ना, homosexuality, okay, means attracted towards the same sex. Research continue to study the relative contribution of biological and environmental factors. homosexuality को जैसे डिबेट किया जाता है ना नेचर नर्चर से, इट मीन्स ये देखा जा रहा है कि कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों में। ओके, और अगर आगे देखें तो नेचर भी जो है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कॉजेस, कौन से हैं बायोलॉजिकल और जेनेटिक कॉजेस। तो मींस जो नेचर वाले हैं ना वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कॉजेस की बिना पर है। मींस जो थ्योरिस्ट है ना उनका फोकस जो होता है वो जीन्स पर, हार्मोन्स पर, पेरीनेटल डेवलपमेंट पर, ब्रेन बायोलॉजी पर होता है। और वो ये इसको सपोर्ट करते हैं अपना नेचर व्यू को ना। और जो नर्चर व्यू को सपोर्ट करने वाले हैं थ्योरिस्ट, वो एग्जामिन करते हैं कल्चर को, सोशल एक्सपीरियंसेस को, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को। ओके, ऑन आइडेंटिटी एंड बिहेवियर, राइट। आगे हम लोग देखें हैं तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में बी इनेट एंड लर्नड। ओके, या तो वो बोर्न बाय बर्थ हो सकती है बायोलॉजी, ओके, या तो वो लर्नड होती है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। इसमें ये बोला जा रहा है बहुत सिंपल है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल डिबेट जो है वो इन दोनों पे रही है। ओके, और मॉडर्न रिसर्चर्स इंक्रीजिंगली ये सजेस्ट करते हैं कि डिस्टिंक्शन जो है ना इन दोनों में इज टू सिंपल एंड दैट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स। अब देखें प्रीवियसली तो इस पे डिबेट बहुत ज्यादा हुई है, पर अभी जो है वो जो कॉन्टेम्प्ररी कुछ लोग हैं ना, जो कॉन्टेम्प्ररी रिसर्चर्स हैं, वो इस चीज को जो है वो मानते हैं कि एक सिंपल डिस्टिंक्शन है। ओके, और दोनों पे ही जो है वो काम हो रहा है। डिबेट कंटिन्यूज इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ओके, डिबेट जो है वो कंटिन्यू है। और ये मानते हैं कि जो है वो देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली accepted explanation, making this an ongoing area of research. Okay, it means वो एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ, बायोलॉजिकली बायोलॉजी रोल प्ले करती है, बट ऐसा नहीं है कि जो है वो आप लाइन खींच देंगे। नो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, आगे जल्दी से देख लेते हैं। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ओके, द नेचर पर्सपेक्टिव argues that the biological factors such as a gene हो गया ब्रेन स्ट्रक्चर, पेरीनेटल हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को। दिस मींस individuals may be born with the predisposition towards the homosexuality। ओके, अब इसमें ये बोला गया है कि नेचर जो प्रोस्पेक्टिव है, नेचर थ्योरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ना बिफोर बर्थ वो प्ले करती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द लेटर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके,
तो इन पे जो है वो बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई है, इनके बारे में जो है वो रिसर्च भी हुई है। ओके। और एक इंटरनेशनल ऑथर है जिनका नाम है लीजा डायमंड। ओके। उन्होंने ये इस चीज पे एम्फेसिस डाली कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय मल्टीपल बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। राइट। अब देखें, आगे ये लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल्स में बी बोर्न विद द प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स दी होमोसेक्सुअलिटी। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी आप कहें या लाइकलीहुड कहें। ओके। सर्टेनिटी नहीं। ओके। नेचुरल टेंडेंसी या लाइवलीहुड, तो बायोलॉजी में इंक्रीज द possibility of particular sexual orientation but does not act alone. Are you getting my point? It means probability तो है। ओके। टेंडेंसी तो है, लाइकलीहुड तो है, बट होता ये है कि जो पार्टी आप इसको क्या नहीं कर सकते कि पार्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। राइट। उससे तो आप जो है वो मानते हैं कि ये है, बट इट डज नॉट एक्ट अलोन। ये अगर आप एक चीज को बॉक्स में डाल रहे हो, एक्सट्रीम में जा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज को पे जो है वो रट मारी हुई है कि सिर्फ नहीं बायोलॉजी रोल प्ले करती है, नर्चर जो है वो रोल प्ले नहीं करता, तो ये गलत होगा इनके अकॉर्डिंग ना। ओके। आगे हम लोग देख लेते हैं। राइट। अब देखें द नर्चर प्रोस्पेक्टिव, ये वही बात करेगा। देखें however suggests that the family environment, social interaction, cultural exposure may influence sexual identity. According to this view, sexuality is shaped through the experience and social context। वही बात बोल रहा है कि जो है वो लोग डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को सोसाइटी में, सोशल एक्सपीरियंस शेप करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। ओके। तो ये चीजें बोली जा रही हैं। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओके। बहुत ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट आप ना लाइक करते हो, ना कमेंट और ना सब्सक्राइब, तो कैसे हम लोग मोटिवेशन लेंगे? काइंडली शो सम काइंडनेस। ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन को। तो होमोसेक्सुअलिटी मींस रिमेन्स अ डिबेटेड टॉपिक। ओके। इन द नेचर वर्सेस नर्चर डिस्कशन। ये जो ये जो डिबेट है ना, ये जो रिसर्च है, स्कॉलर्स कंटिन्यू इस पे रिसर्च करते हैं कि बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उन पे कैसे ये जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो सिंगल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ओके। कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं ऐसी जो एक्सेप्टेड हो, सब जिसको एक्सेप्ट करें। एक ग्रुप ऐसा है जो नेचर को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप ऐसा है जो नर्चर को सपोर्ट करता है। ओके। तो एक सिंगल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी इस पे। Okay, while the biological theorists emphasize the net factor, social theorists highlight the environmental influence, or most modern scholars suggest that the sexual orientation is likely the result of the complex interaction between both the nature and nurture. Okay, अभी आप देखें कि नेचर थ्योरीज फोकस करती हैं जीन्स पे, हार्मोन पे, बायोलॉजी पे, वेयर इज नर्चर थ्योरीज फोकस करते हैं कल्चर, फैमिली, सोसाइटी पे। और मॉडर्न स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं, ये करंट मेन स्ट्रीम एकेडमिक व्यू जो है वो कहते हैं कि रादर देन चूजिंग वन साइड, many psychologists and sociologists conclude ये करते हैं कि बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स वे से। ये मतलब सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओके जेंडर को।
अब इसके बारे में मैं आपको कॉन्क्लूड करूँ ना, तो कॉन्क्लूड में ये करती हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में। नेचर थ्योरिस्ट एम्फसाइज करते हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को पे, सच एज जीन्स हो गया, पेरीनेटल डेवलपमेंट हो गई, वाइल नर्चर थ्योरिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल जो है वो इन्फ्लुएंसेस पे। कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च जो है वो जनरली सपोर्ट करती है मल्टी फैक्टोरियल एक्सप्लेनेशन को, मींस वो लाइन नहीं खींचते इन दोनों में, बट ये सपोर्ट करते हैं व्यूज को दोनों के। ओके, वेयर इज बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं शेपिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, तो ये थी आज की थ्योरी, छोटी सी आए किसी में आपको क्वेश्चन में रिलेट करना हो तो आप इसे लिखिएगा। ओके, तो ये जो है वो सेकंड सेगमेंट था। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ चीजें अगर इसमें रह गई हों, जर्गन्स जार्गन्स वगैरह या शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट आंसर की सूरत में, तो वो भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंप्लीट करा दूं आपको। ओके, तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आए। ओके, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको कामयाब करें। आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लर्न विद चीमा सोलंकी। उस पे भी मैं जो है वो कंटेंट लगाती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। सो या अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फोकस्ड रहें और पॉजिटिव रहें। ओके, जजमेंटल ना बने और लर्न करना सीखें, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और एक चीज़ है कि वक्त की कदर करें। वक्त गुजर गया ना, फिर कुछ नहीं रहेगा आपके पास, तो वक्त की कदर करें। ओके, प्रायोरिटी सेट करें, टाइमिंग सेट करें हर चीज़ की। और ये जो डिस्ट्रक्शंस है ना आपकी, फिर मोबाइल हो गया, दूसरे जो होते हैं गैजेट्स, उनको जो है वो दूर रखें। और इनको दूर रखेंगे ना आप, जैसे लोग होते हैं हर वक्त जो है वो घूमने फिरने में मगन होते हैं, पढ़ाई का टाइम चला जाता है, फिर रात को जो है उनको बुक्स उठाना याद आता है, और जब वो बुक्स उठाते हैं तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है, फिर बुक्स बंद करके वो सो जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि जो आर जिसमें आप जो है वो फील कर रहे हो फ्रेश, उस टाइम पढ़ो ना। जब आप पूरे दिन एग्जॉस्टेड हो जाते हो और एंड में आपको बुक्स उठाना याद आता है, तो वो चीज ना करें। खुद पे अगर आप कुछ साल लगाएंगे ना, तो वो आपको रिटर्न होके मिलेगा। और मायूस ना हो अपनी जिंदगी में। अल्लाह पाक अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे दरवाजे खोलता भी है, राइट। और हर चीज आपको मिलेगी, पर सही टाइम पे मिलेगी, और एफर्ट्स लगाएं उसको अचीव करने के लिए। सिर्फ गॉसिप ना करें, बातें ना करें, डिंगे ना मारें, ब्रेगर्ट ना हो, बूस्टेरियस ना हो। ओके, मेरा दिल करता है मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, बिकॉज आई एम गुड इंग्लिश में मैं सही हूँ। ओके, वेकेबलरी आपको रटवाऊं, फिर उसको क्रैम्प करवाऊं। वेकेबलरी जो है ना मुझे ऐसे याद है कि फिंगर टिप्स पे एक वर्ड बताएंगे आप मुझे, मैं उसको आपके 5-6 सिनोनिम सेंटेनम से सही बता दूंगी। मतलब मुझे इसे याद है, क्योंकि मैं 2014 से भी पहले से वेकेबलरी जो सेट और गिरी की वेकेबलरी है वो मैं याद करती आ रही हूँ। कभी मुझे वेकेबलरी में इशू नहीं हुआ। बट एक चीज को बीच में छोड़ दें हम लोग आधा अधूरा, दूसरी तरफ जंप कर जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ओके, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। सपोर्ट करें एक दूसरे को। आप इंडियन चैनल्स देखते हैं ना, उनके बच्चे इतने मोटिवेटेड होते हैं कि रात को 12 बजे तक भी वो बैठे होते हैं, ऐसे हिलते नहीं है लाइव क्लास में। जब लाइव उनकी क्लासेस होती हैं सुबह को, अगर आप 7 बजे उठेंगे ना, तो वो 7 बजे 2-2 2-2 थाउजेंड बच्चे उनके लाइव बैठे हुए होते हैं।
इतना उधर कंपटीशन है और इतना वो सपोर्ट करते हैं अपने टीचर्स को कि अभी उनका सिर्फ स्केड्यूल किया होता है क्लास की ये 9 बजे होगा। तो थाउजेंड्स में लाइक्स उनके ऑलरेडी होते हैं, हालांकि लेक्चर अभी उन्होंने सुना ही नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जब आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हो ना, तो आपकी ना सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, बट आपकी सोसाइटी जो है, आपकी जो मुआशरा जो है ना, उसको तरक्की मिलती है। ओके। हर चीज में फायदा नहीं देखते, हर चीज में ये नहीं देखते कि मैं क्यों करूं। सपोर्ट करना सीखें। ओके। जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है, फिर आप इज्जत दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, या कोई और चीज। वेल, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।